नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी या नहीं होगी, तो क्या पूर्वी लद्दाख से सटे सीमा विवाद को लेकर कोई बात होगी और कोई हल निकलेगा? जोहानिसबर्ग में अगर ये मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो सवालों का भंडार नए सिरे से खुल जाएगा। सरकार कहती रही है कि लद्दाख की सीमा को लेकर कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। इसके बाद भी संसद में चीन को लेकर सांसदों के सवाल स्वीकार नहीं किए गए, कोई चर्चा नहीं हुई। ना ही इस सवाल पर आज तक औपचारिक रूप से विस्तृत प्रेस वार्ता हुई है। हम आज के वीडियो में बताएंगे कि अप्रैल-मई 2020 में भारत और चीन के बीच झड़प के बाद दोनों देशों के बीच कारोबारी दोस्ती तो दिखाई देती है, मगर उसी अनुपात में सीमा विवाद को लेकर कूटनीतिक दुश्मनी भी दिखाई देती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, नई पुरानी बातों के जिक्र के साथ। प्रधानमंत्री के रवाना होने से पहले भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को अंतिम रूप अभी नहीं दिया गया है। किससे मिलेंगे, किससे नहीं, इसकी रूपरेखा तय की जा रही है। मगर विदेश सचिव ने साफ साफ नहीं कहा कि दोनों की मुलाकात नहीं होगी। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पहले अक्षरों से मिलाकर ब्रिक्स बनता है। इसमें आई से इंडिया है। अब इसका प्रधानमंत्री मोदी जोहानिसबर्ग में क्या करेंगे? इंडियन मुजाहिदीन का नाम जपने लगेंगे या ईस्ट इंडिया कंपनी का? आप इस बात से मतलब रखें कि घरेलू राजनीति के इस फटीचर काल में हम किन बातों पर बहस करने लगे हैं। कूटनीतिक मामलों में भी वही हाल होता जा रहा है। पिछले सप्ताह भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर जो बातचीत हुई है, उसके साझा बयान के रुख से उम्मीद की जा रही है कि जोहानिसबर्ग में मोदी और शी की मुलाकात हो सकती है। लेकिन पहले उस मुलाकात की बात जिसे सबने देखा, मगर बात क्या हुई इसका भेद 8 महीने बाद जाकर खुलता है, वो भी चीन की तरफ से। किसी को पता ही नहीं चला भारत में कि बातचीत भी हुई थी। हम उस मुलाकात की बात पहले करना चाहते हैं। नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक के दौरान मोदी और शी की मुलाकात हुई थी। अब बातें सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे बढ़कर शी जिनपिंग की तरफ गए और उनका अभिवादन किया। दोनों के बीच इस मुलाकात को दुनिया ने देखा, मगर क्या बात हुई इसे ना भारत ने बताया और ना चीन ने। विपक्ष ने खूब सवाल दागे, मगर जवाब नहीं आया। इसी जोहानिसबर्ग में इस साल 24 जुलाई को ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हो रही थी। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी की मुलाकात हुई। डोभाल का बयान अखबारों में छपा कि लद्दाख में चल रहे तनाव से रणनीतिक भरोसा खत्म हो गया है। इसी मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए 25 जुलाई को चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में एक लाइन यह जोड़ दी कि भारत और चीन के बीच संबंधों में स्थायित्व लाने के लिए दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण सहमति बनी है। इसके बाद सब इधर उधर देखने लगे कि यह महत्वपूर्ण बातचीत कब हो गई और कब सहमति हो गई। तो इसके 2 दिनों के बाद भारत के विदेश मंत्रालय को भी स्वीकार करना पड़ गया कि हां, दोनों के बीच बातचीत हुई थी। 8 महीने के बाद यह भेद खुला, और वो भी चीन की तरफ से। चीन एक तानाशाही देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कायदे से लोकतांत्रिक देश की सरकार को ही बताना चाहिए था, इसके प्रेस को पता होना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई है और महत्वपूर्ण सहमति बनी है। आप जानते हैं कि 2014 के बाद से गोदी मीडिया ग्लोबल बन गया है और मोदी के ग्लोबल लीडर बन जाने की कहानियां दिन रात गढ़ता रहता है। लेकिन उस गोदी मीडिया को भी पता नहीं चला, तब भी पता नहीं चला जब 2020 में, आपको याद दिलाना चाहता हूं, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। कई दिनों तक गोदी मीडिया चुप रहा। अजय शुक्ला और सुशांत सिंह जैसे पत्रकार शोर मचाते रहे कि इस पर बात क्यों नहीं हो रही है, खबर क्यों नहीं छप रही है। लेकिन गोदी मीडिया ने इस तरह से बर्ताव किया जैसे पता ही ना हो, कुछ ना हुआ हो। कई दिन गुजर गए, खबर लिखने और देश को बताने में
गोदी मीडिया के हाथ पांव कांप रहे थे। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक तानाशाही व्यवस्था वाला देश, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश और उसके प्रेस को अपनी तरफ से सूचनाएं देकर चौंका देता है। भारत ने इस बातचीत को क्यों गुप्त रखा? अगर कोई रणनीतिक कारण रहा होगा तो इसका असर भारत चीन सीमा के पूर्वी सेक्टर यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के विवाद पर दिखना चाहिए था, मगर उस मामले में तो कुछ भी प्रगति नहीं हुई है सिवाय बातचीत के चलते रहने के। जाहिर है विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया कि दोनों के बीच बातचीत हुई है तो देश को अंधेरे में क्यों रखा गया। इस बार बातचीत होने के आसार हैं, क्योंकि जब G20 की बैठक में बात हो सकती है तो ब्रिक्स की बैठक की साइडलाइन में बातचीत क्यों नहीं हो सकती। देखना यह है कि दोनों देश इस बातचीत या मुलाकात को लेकर अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से किस तरह की सूचनाएं साझा करते हैं, या देश हित में जनता को कुछ बातें बताते हैं और कुछ बातें नहीं बताते हैं। यह संयोग की बात है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग के लिए रवाना होते हैं उस दिन भी और उसके पहले से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लद्दाख में होते हैं, जहां से थोड़ी दूरी पर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर विवाद चल रहा है। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर इस बार राहुल दिल्ली में नहीं थे, पैनगोंग लेक देखने पहुंचे। यहां से बाइक की सवारी करते हुए राहुल गांधी का वीडियो आया नहीं कि कहा जाने लगा कि मोदी जी की बनाई सड़क पर सवारी कर रहे हैं, तो कई लोगों ने ट्विटर पर अपने कई पुराने वीडियो डाल दिए कि यह सड़क हमेशा से अच्छी रही है। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने बनाया है और वही इसका रखरखाव करती है। इसके अलावा राहुल गांधी लद्दाख में कई लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने यहां कहा है कि लोगों से बातचीत के दौरान सभी ये मानते हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है, जबकि PM ने कहा है कि 1 इंच जमीन नहीं गई है। वो सच नहीं है, यहां किसी से भी पूछ लें। राहुल गांधी पहले दिन से चीन के साम्राज्यवादी विस्तार को लेकर आक्रामक रहे हैं, फिर भी बीजेपी उनके सवालों का सीधा जवाब नहीं देती कि अप्रैल-मई 2020 में जब पूर्वी सेक्टर में चीन घुस आया तब प्रधानमंत्री ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया, क्यों कहा कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, चीन को क्लीन चिट क्यों दिया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की इस बात को झूठ मानते रहे हैं और हमेशा चुनौती देते रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाते रहे हैं। इसका सीधा जवाब न देकर बीजेपी राहुल गांधी पर उल्टा आरोप लगाती है कि चीन से उनकी दोस्ती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर राहुल की चीन से दोस्ती होती तो भारत की सीमा में उसके घुस आने को लेकर राहुल गांधी बार बार सवाल क्यों करते। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बोलते नहीं, चीन को क्लीन चिट दे देते हैं कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। इस पर बीजेपी के नेता क्या जवाब देंगे? चीन का दोस्त कौन है? The Prime Minister of India is almost, frankly, the only person in the country who's under the impression that the Chinese have not taken any land from India. I recently met some ex-army people, and even the Ladakhis have clearly said, delegation from Ladakh clearly said that 2,000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. They also said that many of these patrolling points that used to be in Indian territory are now firmly in Chinese hands. I keep repeating that the approach the government is following by completely denying that the Chinese have taken our land is an extremely dangerous approach and is going to give them confidence to do even more aggressive things. I think the way to deal with the Chinese is to deal with them firmly and to be very clear that they are sitting on our land and it is not something we're going to tolerate. इस सीमा विवाद का असर भारत और चीन के कारोबारी रिश्ते पर ना के बराबर दिखता है। जिस तरह से अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के खिलाफ कई तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगाते हैं और धमकियां देते हैं, अखबारों में हेडलाइन छपती है, ऐलान करते हैं, भारत आमतौर पर चीन को लेकर चुप रहता है। जरूर पूर्वी लद्दाख की घटना के बाद चीन के दर्जनों मोबाइल ऐप बंद कर दिए गए, कितना बड़ा काम हुआ, और चीन की कुछ मोबाइल कंपनियों के खिलाफ टैक्स चोरी की फाइलें खोल दी गई। लेकिन अब इन सब के बीच चीन से आयात भी बढ़ता रहा। चीन और भारत के बीच का कारोबार $117 अरब पर पहुंच गया है।
लेकिन भारत चीन से ज्यादा आयात करता है, 87%। कारोबारी रिश्ते में चीन भारत पर हावी है, व्यापार असंतुलन इसे कहते हैं। कुछ सप्ताह पहले जब प्रेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक मंत्री राजीव चंद्रशेखर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने जोर देकर कहा कि हम चीन से व्यापार को लेकर ओपन हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब गौर कीजिए विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक पुराने बयान पर। 21 फरवरी 2023 को एएनआई की स्मिता प्रकाश से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझे क्या करना चाहिए? एक छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या मैं बड़ी अर्थव्यवस्था से युद्ध मोल ले लूं? यह प्रतिक्रिया या जवाब का सवाल नहीं है, यह तो कॉमन सेंस का सवाल है। विदेश मंत्री का कॉमन सेंस, अगर राहुल गांधी का कॉमन सेंस होता तो आज आईटी सेल से लेकर गोदी मीडिया के एंकर तक सड़क पर प्रदर्शन कर रहे होते कि राहुल गांधी चीन से डर गए, चीन को बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत को उसके सामने छोटी अर्थव्यवस्था कहकर भारत का अपमान कर रहे हैं। मगर यह बात एस जयशंकर ने कही ऑन रिकॉर्ड। राष्ट्रवाद की दिन रात बात करने और इसके नाम पर कमजोर विपक्ष को धमकाने वाले लोग एस जयशंकर की इस बात पर चुप्पी साध गए। अब जब भारत के विदेश मंत्री ही कह रहे हैं कि चीन के सामने भारत छोटी अर्थव्यवस्था है, प्रधानमंत्री सीमा में घुस आने पर चीन का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है? गोदी मीडिया देखने वाली भारत की जनता एंटी मुस्लिम कवरेज देखने में लीन है, मगन है। ऐसा करने से उसे हिंदू सुख का एहसास होता है। सरल हिंदी में इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू सुख में डूबी जनता की रीढ़ टूट चुकी है, वह भी इन बातों पर तवज्जो नहीं देती। यही कारण है कि समय समय पर कांग्रेस मोदी सरकार को चीन को लेकर घेरती रहती है, मगर सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिलता है। सरकार को अब यह लगने लगा है कि जनता उसे हर हाल में वोट देगी, जवाब दे या ना दे। इसलिए वो सवालों के जवाब नहीं देती, बल्कि ताल ठोक कर कहने लगी है कि 2024 में मोदी सरकार ही वापस आएगी। बात लाल आंख की थी। हमने कल देखा कैसे लाल कालीन बिछाए गए चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके स्वागत में। आप झूला झूलते, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेहमान है, आप झूलिए। लेकिन आज आप एलएसी पर वार्ता चीन से कर रहे हैं। देश की संसद में आप ये चर्चा करना पसंद नहीं करते। 17 राउंड वार्ता आपकी चीन से मिलिट्री स्तर की हो चुकी है। नतीजा क्या निकला आप देश को नहीं बताना चाहते। और जब आप कहते हैं कोई घुसा ही नहीं, तो ये बातचीत एलएसी के किस मुद्दे पर चल रही है? या तो आपने तब झूठ बोला था, माफी मांगिए, या आप कुछ अब छुपा रहे हो, बताइए। दोनों में से एक चीज हो सकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब कोई घुसा ही नहीं तो आप यूं ही बातचीत करने चले गए मिलिट्री लेवल। कोई मजाक तो होता नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का यह बयान तब का है जब भारत और चीन की सेना के बीच 17 दौर की बातचीत हो चुकी थी। अब तो 19 दौर की बातचीत हो गई है, फिर भी कोई ठोस समाधान नहीं। जून 2020 में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो गई। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 5 चीनी सैनिक मारे गए। बाद में यह भी खबर आई कि 40 चीनी सैनिक मारे गए हैं, मगर चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की। चीन से उम्मीद ही क्यों करें? वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह ने फॉरेन पॉलिसी पत्रिका में इस विषय पर एक लेख लिखा है। ब्रिक्स और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत और चीन के बीच खूब कूटनीतिक गतिविधियां होती रहती हैं, मगर चीन सीमा विवाद के मसले पर 1 इंच रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद भी चीन ने पिछले अक्टूबर से नई दिल्ली के लिए अपना राजदूत नियुक्त नहीं किया है। लंबे समय से ऐसा कभी नहीं देखा गया। हमने सुशांत सिंह से इस बारे में बात की। अब भारत और चीन के जो आर्थिक संबंध हैं वो अभी भी काफ़ी मजबूत हैं। पिछले 3 साल के दौरान जब भारत और चीन के बीच सीमा पर जो विवाद चलता रहा है, उस दौरान भी इन आर्थिक संबंधों में कोई कमज़ोरी नहीं आई है। भारत का चीन के साथ जो व्यापार है वो और अधिक बढ़ा है। वो 120 बिलियन डॉलर पार कर गया है। उसमें से जो 87% सामान है वो चीन से भारत को आता है। भारत की तरफ से बहुत कम सामान चीन को जाता है।
उसके अलावा भारत की तो अब ये स्थिति हो गई है कि उसकी ऑयल कंपनी, जो तेल कंपनियां हैं जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एक वक्त पर उसको रशिया से जो क्रूड ऑयल ले रहे थे उसको युआन में पेमेंट करना पड़ा। अभी भी जो भारत की प्राइवेट कंपनीज हों, चाहे वो रिलायंस हों, चाहे वो दूसरी कंपनीज हों, जब वो रशिया से क्रूड लेती हैं और उसकी कीमत $60 से ज़्यादा होती है तो वो उसको युआन में पेमेंट करती हैं। तकरीबन 10% क्रूड ऑयल जो भारत में अभी आ रहा है उसका पेमेंट चाइनीज़ करेंसी युआन में हो रहा है। चाइना के जो बैंक्स हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, चाहे वो AIIB हो, चाहे वो NDB हो, भारत को उससे बहुत ज़्यादा ऋण मिलता है। AIIB का तकरीबन 26% ऋण भारत को आया है। इसी तरह से जो ब्रिक्स का NDB बैंक है उससे भी ऋण भारत को आया है। उसके अलावा भारत के जो सोलर सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर जो मशीनरी लगती है, उसके अंदर जो साजो सामान लगता है, उसको लगाने के लिए जो इंजीनियर्स आते हैं वो अभी भी चीन से ही आ रहे हैं। भारत की जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जो जिस तरह की उनकी टाइज़ हैं चाइना के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं और वो किसी तौर पर भी कम नहीं हो रही हैं। उसी दौरान भारत और चीन के बीच जो लद्दाख में बात चल रही है, वहाँ पर डेप्सांग में और डेमचौक में कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। भारत के जो पेट्रोल्स हैं फ़ौज के, वो अभी भी 26 जगह पर, 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर 65 में से नहीं जा पा रहे हैं। डेप्सांग पर जब भारत ने कहा कि बफर जोन बनाया जाए तो चीन ने कहा ये बफर जोन 15-20 किलोमीटर का भारत की तरफ बने, बर्डसे तक जाकर बने, और इससे भारत को और अधिक नुकसान होता। बाकी 5 इलाकों में जहाँ पर कि डिसएंगेजमेंट हुआ है, चाहे वो पेंगोंग लेक हो, चाहे वो गलवान हो, चाहे वो PP-15 हो, PP-17A हो, चाहे वो कैलाश रेंज हो, उन जगह पर भी बफर जोन ज़्यादातर तौर पर भारत के इलाके में ही बने हैं और इससे नुकसान भारत को ही हुआ है। यहाँ पर चीन ने अभी तक कोई कंसेशन नहीं दिया है। पिछले हफ्ते के दौरान 5 दिन तक भारत के सैन्य कमांडरों के बीच में, चीन के सैन्य कमांडरों के बीच में बातचीत हुई है, पर उससे समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। अगर मोदी जी की अभी मुलाकात होती है शी जिनपिंग से जोहानिसबर्ग में, जो जैसा कि लग रहा है, तो उसके क्या नतीजे होंगे? क्या भारत चीन के साथ फिर से दोस्ती करना चाहता है, जबकि चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है पिछले 3 साल से, और हम चाहने के बावजूद भी चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को कमज़ोर नहीं कर सके हैं, वो मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी, भारत के लिए एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, जिसको कि भारत पार नहीं कर पा रहा है। ये हाल है। भारत और चीन की सेना के कमांडरों के बीच 19 दौर की बातचीत हो चुकी है। 3 साल में 8 बार साझा बयान जारी हो चुके हैं, मगर जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। हालत यह हो गई है कि अब बातचीत के सिलसिले को ही प्रगति कहा जाने लगा है। ऐसा लगता है कि भारत ने इस हालात से संतोष कर लिया है, व्यापार और चीन से कर्जे पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। एक सरकारी तेल कंपनी युआन में भुगतान करे, इस बात से वे भी नाराज नहीं हो रहे हैं। जो चीन से आने वाली फुलझड़ियों को, लड़ियों को लेकर चीन से जंग का ऐलान किया करते थे, इन दिनों हिंदू सुख के सबसे बड़े लाभार्थी वही लोग हैं। उनका राष्ट्रवाद और उनका मकसद लगता है पूरा हो गया है। जोहानिसबर्ग से आने वाली तस्वीरों में हर किसी की नजर उस तस्वीर पर होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाथ मिलाते नजर आएंगे या बात करते हुए दिखेंगे। अगर जोहानिसबर्ग में दोनों की मुलाकात और बात हुई, तब 2019 के बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों नेता औपचारिक रूप से, व्यवस्थित रूप से मिल रहे होंगे। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2019 में चेन्नई से सटे महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री मोदी तमिल वेशभूषा पहनकर जिनपिंग का स्वागत करने चले गए। उस समय आप गोदी मीडिया का कवरेज पलट कर देखिए, चैनल से लेकर अखबार तक कूटनीति में मोदी के मास्टर स्ट्रोक कहने लगे। 5 साल बाद उस समय का मीडिया कवरेज आज कबाड़ में बदल गया है और मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से ड्रामा का स्कोप खत्म हो चुका है। 17 सितंबर 2014 को साबरमती के किनारे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को झूला झुलाया गया था। झूला झुलाने से पहले मोदी, जिनपिंग और उनकी पत्नी को होटल पर रिसीव करने गए थे। हम कूटनीतिक मामलों को ड्रामा बनाते जा रहे हैं। ड्रामा, इसकी वाहवाही तो उस समय हो जाती है, मगर कुछ समय के बाद इसके हासिल पर चर्चा करने के समय वाहवाही करने वाले गायब हो जाते हैं। चीन को यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। वह गंभीर रहा और चुपचाप रहा और भारत के साथ धोखा कर गया। गोदी मीडिया, जो एक मंत्री से टमाटर पर सवाल नहीं पूछ सकता है, जो यह बताने में लगा है कि भारत में एक दिन में कितना मोमो खाया जाता है,
वह यह सवाल कर ही नहीं सकता कि चीन ने भारत की कितनी जमीन पर दखल जमा लिया है। वो करेगा, मगर नेहरू का नाम लेकर, मोदी का नाम लेकर नहीं, वरना जेल की याद दिलाने येल वाली मंत्री आ जाएंगी। संसद में भी चीन को लेकर सवाल करने नहीं दिया जाता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने 20 दिसंबर 2021 को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू, तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू को ट्विटर पर टैग करते हुए 17 सवालों की फोटो डाली थी और अंग्रेजी में लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अस्पष्ट आधार पर लोकसभा सचिवालय द्वारा चीन भारत सीमा स्थिति पर 17 प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया गया। ऐसे और भी कई हैं। अप्रैल 2020 से चीन पर एक भी ठोस चर्चा नहीं हुई है। क्या हम एक लोकतंत्र हैं भी? जोहान्सबर्ग से भारत के लिए क्या खबर आती है? मोदी और शी की मुलाकात के बाद चुप्पी साध ली जाएगी या दोनों देश अपने अपने हिसाब से सूचनाएं लीक करेंगे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया? आप गोदी मीडिया के कवरेज में देखिएगा कि इस बार ग्लोबल लीडर बन जाने के दावों को ऐसे सवालों से चुनौती देता है या चांद के बहाने खुद को छिपा लेता है। यह 22 अगस्त का दैनिक जागरण है। इसकी बैनर हेडलाइन ध्यान से देखिए। लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। इस हेडलाइन से लगेगा कि सीमा पर स्ट्राइक हुई है, मगर सेना ने इस खबर का खंडन कर दिया है और कहा है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। देश का इतना बड़ा अखबार इस तरह से 2 आतंकियों के मारे जाने की घटना को सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में पेश करता है। यह सब किस नेता को महान बनाने के लिए किया जा रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं। जागरण की वेबसाइट पर 2 खबरें हैं। उसकी हेडलाइन में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। खबर के भीतर एक लाइन में आगे भी लिखा है कि शनिवार रात को की गई सर्जिकल स्ट्राइक। खबर के नीचे एक डिस्क्लेमर भी डाला गया है कि भारतीय सेना ने सीमा पार बड़ी कार्रवाई की है। यह पुष्टि सेना के सूत्रों के हवाले से भी की जा रही है। हमने अपनी खबर में आवश्यक आंशिक बदलाव किए हैं। जागरण ने लिखा है, खबर में सीमा पार कार्रवाई की गई है। इस अपडेट के साथ समाचार को अपडेट किया है। जबकि नवभारत टाइम्स की अब खबर देखिए, पीओके में घुसकर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सेना ने अखबार की खबर का किया खंडन। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि डिफेंस पीआरओ जम्मू ने आज एक बयान जारी कर कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक न्यूज प्रकाशित की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन राजौरी पुंछ में नहीं किया गया है। कल घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई थी। पीआईबी ने भी अपने फैक्ट चेक में इसे फर्जी बताया है। दैनिक जागरण की यह खबर फर्जी है और यह पहली खबर है। यह इस अखबार की हालत है। तो यह सब हो रहा है आपके देश में। इस तरह से खबरों को पेश करने की चालाकी को पकड़ने में आप आम पाठकों को कम से कम 20 साल लगेंगे। एक अखबार को इस तरह की चालाकी करने की क्या जरूरत थी? ऐसी गलती अगर कोई यूट्यूबर कर दे तो सरकार उसका चैनल बंद कर दे, मगर यह जागरण है। अगर यह जागरण नहीं होता तो रक्षा मंत्री भी ट्वीट कर रहे होते कि खबर गलत है, सूचना प्रसारण मंत्री भी ट्वीट कर रहे होते कि खबर गलत है, मगर यह जागरण है। आप सभी को भारत के चंद्रयान मिशन की कामयाबी की अग्रिम शुभकामनाएं। रूस की असफलता का यह मतलब नहीं कि बाकी मिशन भी असफल ही होंगे, लेकिन चांद पर पहुंचने वाला देश क्या अपने गोदी मीडिया को लेकर गर्व कर सकता है? चांद पर पहुंचकर भी, और लिखिए इस बात को अपने पर्स में रखिए, चांद पर पहुंचकर भी आप गोदी मीडिया पर गर्व नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सोचिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।